उन्होंने बुला लिया कि हमने इलेक्शन लड़वाना है। मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था जी। बहुत मना किया मैंने कि मुझे राजनीति नहीं आती, ना करनी है जी। वो बोले हमने लड़वाना है, लोग आपको चाहते हैं जी। धोखा किया जी। रातों रात वो अपनी बात से पलट। नमस्कार दोस्तों, आज मंजीत शर्मा मंच पर एक बहुत बड़ी हस्ती, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी, एक समाज के मसीहा जिनको हम बोले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके जो कार्य हैं, उनकी जो दिशा निर्देश हैं, अभी हम इसी प्रोग्राम के अंदर बताएंगे। तो आज हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी। नमस्कार। मंजीत शर्मा मंच पर आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब है, चिकित्सक है, तो आपकी चिकित्सक सेवाओं के बारे में हमें बताइएगा। मैं सन 1991 में फतेहाबाद में आया था जी। और सरकारी अस्पताल में मैंने नौकरी ज्वाइन करी थी। 16 अगस्त का दिन था, क्योंकि यहाँ चिकित्सा सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं थी जी जी, उनमें बहुत खामियां थी। फतेहाबाद में डॉक्टर्स उस वक्त नहीं थे प्रैक्टिस में, तो मुझे महसूस हुआ कि इस इलाके को चिकित्सकों की जरूरत है। और मैं मेडिकल कॉलेज रोहतक में सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में पीडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी में काम कर चुका था जी जी। और तभी मन बनाया कि मुझे लोगों को सेवाएं देनी है। फतेहाबाद के लोग कहाँ जाएंगे जहां अगर उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी तो? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अमीर आदमी तो कहीं भी जाके इलाज करवा देगा। जी, अमीर आदमी के पास पैसों का रिसोर्सेज है, वो कहीं भी चला जाएगा, उसको दूर और अन्य देश विदेश में भी चला जाएगा। हाँ। मगर मेनली जो आपने फोकस किया, तो आपने गरीब आदमियों के ऊपर फोकस किया, हाँ। जिनके पास पैसा नहीं है और उस क्षेत्र के अपने जो जनताओं की, गरीब लोगों के साथ साथ जो मेडिकल की जो सुविधा फैसिलिटी नहीं है, हाँ, उसके ऊपर आपने फोकस करके जी शुरुआत की है। हाँ, गरीब जनता को ध्यान में रख के। गरीब जनता, लेकिन सरकारी अस्पताल में काम करने नहीं दिया गया। एसएमओ थे, वो व्यवधान डाल रहे थे मेरी सर्जरी में, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। जी, आपने सरकारी अस्पताल बताया, तो सरकारी अस्पताल फतेहाबाद के सरकारी गवर्नमेंट सामान्य हॉस्पिटल, सामान्य जनरल हॉस्पिटल, उसमें मैंने ज्वाइनिंग की थी जी एज मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर कभी मेरी रोज की डेपुटेशन कर देते, आज सिवानी जाओ, आज हिसार जाओ, आज आदमपुर जाओ। सीएमओ हिसार होते थे, सीएमओ साहब कहते कि आप मेरे पास हिसार आ जाओ। जी जी। तो हिसार में तो बहुत बड़ा था और वहां डॉक्टर्स भी थे और कोई और भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन ये छोटा इलाका था, छोटा इलाका, इन लोगों को ज्यादा जरूरत थी। हाँ, अगर मैं कहूँ डॉक्टर साहब, ये पिछड़ा इलाका भी था मेडिकल की सुविधाओं में, तो भी मतलब ये ठीक है, ये बहुत पिछड़ा हुआ भी है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी नहीं हो कि ये पिछड़ा इलाका ना केवल मेडिकल फील्ड में था, एजुकेशन फील्ड में भी आज तक भी अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका कहेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी बिल्कुल, हम इस बात से बड़े सहमत हुए हैं। और जब आपने बताया कि आपकी यहाँ से सरकारी जो हॉस्पिटल, उसमें अंदर कार्य नहीं करने दिया गया, बार बार किसी भी आदमी का अगर चेंजमेंट, उसकी बदली कर दी जाती है, तो उसका काम करने का जो उसका तरीका है या फिर काम करने का उसकी जो लगन है वो कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल। उसको जो अच्छे काम करने में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो कोई भी अच्छा इंसान फिर अच्छे तरीके से काम उस हालत में कर ही नहीं पाता। हाँ। तो आपने डिसीजन लिया और डिसीजन बना के उसको आपने रिजाइन कर दिया। हाँ, मैंने सोचा कि इस तरह से बार बार व्यवधान पड़ रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है, शासन का भी, जी शासन का बहुत बड़ा इसमें हाथ था। जी, उसमें चेंजमेंट में जैसे उस वक्त भजनलाल जी का राज था और उनके परिवार का बहुत हस्तक्षेप था इसमें। तो इसीलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा, मजबूरन बाहर बैठना पड़ा प्राइवेट प्रैक्टिस में। सन 92 में जी, फरवरी माह में जी मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, प्राइवेट प्रैक्टिस। और तभी ये विचार कर लिया था जी कि मुझे जनता की सेवा करनी है, और तभी से मैंने कभी ओपीडी फेस
नहीं ली, निशुल्क ओपीडी थी मेरी सन 92 से ही, पहले दिन से ही फ्री ओपीडी और निरंतर अब तो आज तक फ्री ओपीडी रही है जी। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें दिल्ली से निकलने के बाद इस पूरे के पूरे बेल्ट पर अगर देखते हैं तो हम डब्बावाड़ी या सरसा से आगे भी चले जाते हैं तो आपके जैसा चिकित्सक देखने को मिला नहीं है। हमें काफी सारे सर्वे के अंदर भी रिपोर्ट आई है, बड़े बड़े जो आपने ऑपरेशन करके जो बड़ी बड़ी करामात लोगों को दिखाई है, बीमारी से जूझते हुए इंसानों को जो आपने जिंदा किया। डॉक्टर साहब आप वाकई में ही उस परमपिता परमेश्वर के तुलनीय है, बराबर है। हम चलते हैं आगे, जैसे आपका जो मेडिकल सर्विस है, जो चिकित्सक सेवाएं हैं, इसके पीछे आपका मतलब मेन रीजन, मेन मोटिव क्या रहा? ये तो एक जिद थी, एक लगन थी जी। कि ठान लिया था मैंने जी कि लोगों की सेवा करनी है। और मैं खुशकिस्मत हूं, भाग्यशाली हूं, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाया। निस्वार्थ तो यही से पता चलता है कि 92 से आज तक की जो फ्री ओपीडी है, जब जाहिर सी बात है अगर फ्री ओपीडी मेरे को किसी भी हॉस्पिटल में आज के दिन देखने को, खासकर प्राइवेट मेडिकल के देखने के अंदर नहीं मिली है, तो आपने फ्री ओपीडी वहां से चलाकर इससे तो आपके जो इरादे थे साफ ही जाहिर हो गए थे जी। तो डॉक्टर साहब आपको चिकित्सा मेडिकल के साथ साथ एक सामाजिक सेवाओं का भी बड़ा मतलब अच्छा आपका रोल है, बड़ा दातनीय है आपका वहां पे योगदान क्षेत्र में रहा है। फतेहाबाद के क्षेत्र में ही नहीं कह सकता कि ऑल ओवर लगभग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो डॉक्टर साहब जो सामाजिक क्षेत्र में है, इसमें खासकर समाज में कार्य करने के लिए जो ये आपने बिना ये प्रेरणा आपका इसमें कहां से शुरू होता है क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र के? सामाजिक क्षेत्र में जैसे मैं स्वास्थ्य में काम करता चला गया जी, लोग आते गए, किसी को जैसे गरीब परिवार का बच्चा था जी जी, और काफी तीक्ष्ण बुद्धि का था, इंटेलिजेंट था, लेकिन माँ बाप उसको आगे की पढ़ाई में सक्षम नहीं थे, वो सक्षम नहीं थे, माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे थे उसको जी। कहीं ना कहीं उनके पैसा फाइनेंशियल जो है वो आड़े आ रहा था। हाँ, वीक। तो ऐसे में एक अंदर से ही आए क्यों ना इस बच्चे को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो ऐसे 40-50 बच्चों को जी, जिनका किसी सामाजिक संस्था द्वारा जिनकी सिफारिश की गई कि डॉक्टर साहब ये बच्चा इकोनॉमिकली कमजोर परिवार से है, कमजोर परिवार से, आगे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इसको हटा लेंगे, लेकिन बच्चे में टैलेंट है, काबिलियत है, प्रतिभा है। तो ऐसे बच्चों को मैंने पढ़ाया और मुझे अंदर से खुशी मिली जी। और लगभग 50 के करीब बच्चों को मैंने ऐसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, उनको पढ़ाया है। और मुझे अंदर से एक संतुष्टि मिलती है और मुझे खुशी भी मिलती है जी जी, कि मैं किसी के काम आया। जो 50 बच्चों को पढ़ाया है और वो लगभग 100% लगभग कामयाबी हो गई हैं, कामयाब हो गए, अपने पांव पे खड़े, स्वावलंबी। तो उनके लिए तो आप एक मतलब रोल मॉडल और भगवान का मतलब दर्जा वो मानते हैं कि जिन्होंने कामयाब किया उनके घर के चूल्हे चौके जल रहे और बहुत अच्छी पोजीशन पे भी वो चले गए हैं, जिनमें से मतलब कुछ को मैं जानता भी हूँ। आगे रही बात खेलों के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में छोटे खेल से लेके छोटी प्रतियोगिता से लेके बहुत बड़े बड़े खेल आयोजन जब होते हैं तो आपका नाम सबसे पहले आता है। खेलों के क्षेत्र में आपकी बड़ी मैन और मुख्य भूमिका के तौर पे आप ये अदा करते हो। ये है कि मैं खुद भी एक बचपन में खिलाड़ी रहा हूँ, हॉकी खेलता रहा हूँ, क्रिकेट खेलता रहा हूँ जी, एथलेटिक्स में भी रेस लगाता रहा हूँ। 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की चैंपियनशिप मैंने मेडिकल कॉलेज लेवल पर मैं जीतता रहा हूं। तो इसलिए खिलाड़ी तो मेरे अंदर था ही जी। और ऐसे ही जब मैं जाता हूं बच्चों के बीच में तो मेरा अपना अंदर का खिलाड़ी जागरूक हो जाता है। तो मुझे बच्चों से भी लगाव है जो खेलते हैं और इसलिए बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रोत्साहित भी किया है, सामान दिया है, हॉकी दी है, क्रिकेट की किट्स दी हैं, हॉकी की किट्स दी हैं जी, और वॉलीबॉल की, जहां भी खेल के सामान की जरूरत होती है मैं देता ही रहता हूं। जहां से भी बच्चे आ जाते हैं, 2 फायदे हैं।
एक तो उसको खिलाड़ी को प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, दूसरा वो नशे से दूर रहता है। नशा हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। और हमने देखा था, और खास आपने जिस प्रकार से बताया, नशा जो फैल गया है जाल की तरह, मकड़ी की जाल की तरह, इसका सफाया करना धीरे धीरे हम सब लोगों को, जनता को जागरूक करके इसके बारे में, नशे को जितना भी हमसे दूर रखा जाए बच्चों से, खासकर जो आज की युवा है उनमें नशे की लत तो एक गंभीर समस्या है। हाँ। और इसको किसी भी तरीके से धीरे धीरे, जैसे आपने बड़ा एक महान, मैं बताता हूँ कि जो ये कार्य है, जो नशा मुक्ति का आपने अभियान जो बीड़ा उठाया है, वो गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, चाहे कोई भी परिवार हो, कोई भी कास्ट हो, आप उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते। आपका एक संकल्प बन गया है, जिस हिसाब से कार्यक्रम जो नशा मुक्ति आपने बीड़ा उठाया कि इस समाज से हमें नशे को दूर करना है। तो डॉक्टर साहब जी, जो ये आपकी नशे की जो मुक्ति का आंदोलन आपने जो छेड़ा है, हमें ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सराहनीय कदम भी, मतलब मैं कह सकता हूं इसको। और हम आगे चलते हैं, जैसे फ्री अस्पताल ओपीडी आपकी, मतलब आपने और लोगों की तरह नहीं सोचा कि मतलब हॉस्पिटलों में जब सबसे पहले हम काउंटर पे जाते हैं तो एक ओपीडी फीस लगती है, तो आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी ओपीडी होनी चाहिए? जब मैंने ठान ही लिया था लोगों की सेवा करनी है, आज सरकारी अस्पतालों में भी 5 से 10 रुपए फीस है जी, प्राइवेट में तो ये हो ही नहीं सकता कि फीस ना हो।